मरुस्थल के उस दृश्य की कल्पना करना सदैव अत्यंत रोचक होता है, जहां दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वहां जल का एक विशाल और शीतल सरोवर है। हाँ बिल्कुल, उस चिलचिलाती धूप में ऐसा लगता है मानो हमारी सारी प्यास बस वहीं बुझ जाएगी। जल की वह चमक इतनी वास्तविक लगती है ना कि कोई भी उसकी ओर दौड़े बिना नहीं रह पाता। सत्य कहा। परंतु जैसे जैसे हम उस सरोवर के समीप पहुंचते हैं, वह जल अकस्मात वाष्प की भांति लुप्त हो जाता है और हाथ में केवल सूखी तपती हुई रेत रह जाती है। जिसे हम सामान्यतया मृग तृष्णा कहते हैं। हाँ, मृग तृष्णा। तो हमारी आज की इस गहन चर्चा में हम इसी मृग तृष्णा के विषय में बात करेंगे, परंतु ये किसी भौतिक मरुस्थल की बात नहीं है। मेरा अनुमान है कि हम शेयर बाजार नामक आर्थिक मरुस्थल की बात कर रहे हैं। विस्तृत और विश्लेषणात्मक मार्गदर्शक दस्तावेज पर आधारित है। ये दस्तावेज मुख्य रूप से निवेश की रणनीतियों और मानव व्यवहारिक मनोविज्ञान की गहराई में उतरता है। अच्छा, तो ये केवल संख्याओं के विषय में नहीं है? नहीं, पूर्णतः नहीं। इसका मुख्य उद्देश्य निवेश से जुड़ी उन भ्रांतियों को तोड़ना है जो पीढ़ियों से लोगों को भ्रमित करती आ रही हैं। और इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक ही ज्वलंत प्रश्न है। और वो प्रश्न ये है कि शेयर बाजार में प्रवेश करने वाले 90% लोग वास्तविक संपत्ति का निर्माण करने में विफल क्यों हो जाते हैं? हाँ, 90%। ये आंकड़ा वास्तव में चौंकाने वाला है। जब 90% विफलता की बात आती है तो सामान्यतः सबसे पहला विचार यही उत्पन्न होता है कि संभवतः शेयर बाजार कोई ऐसी जटिल गणितीय पहेली है जिसे सुलझाने के लिए किसी विशेष बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है। है ना? हाँ, ऐसा लगता है मानो जो लोग विफल हो रहे हैं वे आंकड़ों या अर्थशास्त्र को समझने में अक्षम है। लेकिन हमारा स्रोत इस धारणा की पूरी तरह से खंडित करता है। दस्तावेज अत्यंत स्पष्ट रूप से यह सिद्ध करता है कि यह विशाल विफलता बौद्धिक क्षमता या आईक्यू की कमी का परिणाम बिल्कुल नहीं है। अरे वाह! तो फिर ये किस चीज का परिणाम है? इसके विपरीत यह विफलता उचित समझ और व्यवहारिक अनुशासन के अभाव के कारण उत्पन्न होती है। लोग उस शुरुआती लाभ की चमक को देखकर आकर्षित होते हैं, जो दूर से उस मृग तृष्णा वाले जल की तरह प्रतीत होता है। पूर्णतः सत्य। और समीप जाने पर वे बाजार की जटिलताओं में नहीं बल्कि अपनी ही भावनाओं के चक्रव्यूह में उलझ जाते हैं। ये भावनाओं वाला बिंदु मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे स्रोत में एक बहुत ही रोचक और प्रासंगिक कहानी दी गई है जो इस संपूर्ण मानसिक स्थिति को सटीकता से चित्रित करती है। अच्छा, वो कहानी क्या है? ये राज नामक एक काल्पनिक व्यक्ति की कहानी है। यहाँ राज कोई एक विशिष्ट व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो उन लाखों नए निवेशकों का प्रतिनिधित्व करता है जो हर दिन बड़ी आशाओं के साथ बाजार में प्रवेश करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस कहानी में होता क्या है कि राज बाजार में ठीक उस समय प्रवेश करता है जब बाजार एक बहुत बड़े उछाल या तेजी के दौर से गुजर रहा होता है, जिसे हम आर्थिक भाषा में बुल मार्केट कहते हैं। हाँ, तो चारों ओर उत्साह का वातावरण है। वो देखता है कि प्रतिदिन शेयरों के मूल्य नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। वो बिना किसी ठोस विश्लेषण के उन कंपनियों के शेयर खरीद लेता है जिनकी चर्चा समाचार पत्रों और सामाजिक मंचों पर सबसे अधिक हो रही है। और मुझे लगता है कि शुरुआत में उसे लाभ भी होता होगा। अरे आश्चर्यजनक रूप से केवल कुछ ही महीनों के भीतर उसके निवेश पर उसे 30% का भारी लाभ प्राप्त होता है। अब जरा विचार कीजिए कि उस समय राज की मानसिक स्थिति क्या होगी। उसमें एक अजय आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया होगा। उसे लगने लगता है कि उसने बाजार का रहस्य सुलझा लिया है और वो बहुत चतुर है। पूर्णतः उसे लगता है कि वो कोई निवेश का महारथी बन गया है। और यदि हम मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक इसी बिंदु से पतन का बीजारोपण होता है। कैसे? मेरा तात्पर्य है उसे तो लाभ हुआ है ना। देखिए, राज की ये शुरुआती सफलता किसी भी प्रकार से उसके कौशल, शोध या बुद्धिमत्ता का परिणाम नहीं थी। ये केवल बाजार की अंतर्निहित गति या जिसे हम मोमेंटम कहते हैं उसका परिणाम थी। अच्छा, तो बाजार ही उसे ऊपर ले जा रहा था? हाँ, जब संपूर्ण बाजार में तेजी का प्रवाह होता है तो एक उठती हुई लहर सभी नावों को ऊपर उठा देती है, चाहे वो नाव कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। बिल्कुल। उस समय बिना सोचे समझे लिए गए अनुचित निर्णय भी सही प्रतीत होते हैं और धन कमा कर देते हैं। राज के भीतर जो आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ वो वास्तव में एक भ्रामक और झूठा आत्मविश्वास था, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में कुछ कहा जाता है ना। हाँ, इसे मनोविज्ञान में भ्रमित करने वाला पुष्टिकरण बायस कहा जा सकता है,
जहां व्यक्ति अपनी सफलता का श्रेय अपनी बुद्धिमत्ता को देता है और बाजार के अनुकूल प्रवाह को पूरी तरह अनदेखा कर देता है। सही कहा। वो सोचता है कि लाभ इसलिए हुआ क्योंकि वो स्वयं बहुत चतुर है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि किसी व्यक्ति को बिना अधिक परिश्रम के 30% का लाभ मिल रहा है तो इसमें बुराई क्या है? ये देखने में बुरा नहीं लगता, परंतु मेरा तात्पर्य है, क्या ये एक नए निवेशक के लिए सबसे बुरी स्थिति है कि उसे शुरुआत में ही आसान सफलता मिल जाए? ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है और इसका उत्तर ये है कि हाँ, ये सबसे भयंकर स्थिति है। सबसे भयंकर? ऐसा क्यों? क्योंकि शुरुआती और सरल सफलता मस्तिष्क में एक गलत कारण और प्रभाव का संबंध स्थापित कर देती है। ये निवेशक को ये सिखाती है कि बिना किसी प्रणाली के, बिना किसी अध्ययन के और केवल दूसरों की देखा-देखी निवेश करने से सफलता मिलती है। हाँ, यह उसे गलत आदतें सिखा देती है। वो व्यक्ति ये विश्वास करने लगता है कि शेयर बाजार बिना किसी परिश्रम के त्वरित धन कमाने का एक सरल यंत्र है। और ये एक ऐसा भ्रम है जो उसे भविष्य के किसी बड़े जोखिम के लिए पूर्णतः अंधा कर देता है। और ये अंधापन तब स्पष्ट होता है जब कहानी अपने दूसरे चरण में प्रवेश करती है। पतन का चरण, क्योंकि बाजार की दिशा हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ना? बिल्कुल नहीं। अंततः हवा का रुख बदलता है और बाजार नीचे की ओर खिसकने लगता है। तो कहानी में आगे ये होता है कि राज का वो 30% का लाभ पहले घटकर 10% रह जाता है। वो प्रतीक्षा करता है कि मूल्य फिर से बढ़ेगा, लेकिन वो शून्य पर आ जाता है। और मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि उसके बाद क्या होता है। हाँ, कुछ ही दिनों में वो लाभ शून्य से भी नीचे गिरकर नकारात्मक 20% की भारी हानि में परिवर्तित हो जाता है। जो अजेय आत्मविश्वास कुछ समय पहले उसके भीतर था, हाँ, और उसकी जगह मानव मस्तिष्क की सबसे शक्तिशाली भावना ले लेती है, भय। राज पूरी तरह से घबरा जाता है और उस मानसिक पीड़ा से बचने के लिए अपने सारे शेयर एक साथ बेच देता है। ये घटनाक्रम विशुद्ध रूप से मानव विकासवादी मनोविज्ञान का उदाहरण है। विकासवादी मनोविज्ञान? वो कैसे? देखिए, जब राज ने सफलता का भ्रम देखा तो उसके मस्तिष्क में डोपामाइन का स्राव हुआ, जो कि खुशी और उत्तेजना का रसायन है ना? हाँ, लेकिन जब वास्तविकता सामने आई और उसे हानि होने लगी तो मस्तिष्क ने इसे एक शारीरिक खतरे के रूप में देखा। हमारा मस्तिष्क वित्तीय हानि और शारीरिक खतरे में अंतर नहीं कर पाता। अरे वाह! तो मस्तिष्क को लगता है कि कोई हिंसक पशु सामने खड़ा है। बिल्कुल। इसलिए घबराहट में कॉर्टिसोल नामक तनाव रसायन का स्राव होता है जो व्यक्ति की तार्किक सोच को पूरी तरह से बंद कर देता है। तो इसका अर्थ है कि बाजार की ये गिरावट ये सिद्ध करती है कि बिना किसी ठोस आधार और बिना किसी प्रणाली के प्राप्त की गई सफलता किसी भी विपरीत परिस्थिति में टिक नहीं सकती। राज की इस कहानी से ये पूरी तरह प्रमाणित होता है कि विफलता का मुख्य कारण हमारी अपनी भावनाएं और व्यवहार है। इसी संदर्भ में हमारे स्रोत में विफलता के 4 मुख्य कारणों का अत्यंत सूक्ष्मता से विश्लेषण किया गया है। तो क्या हम उन कारणों पर चर्चा करें? हाँ, आइए एक एक करके इनकी गहराई में उतरते हैं। पहला जो कारण सामने आता है वो है मूल्य के बजाय कीमत के पीछे भागना। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अधिकांश लोग केवल किसी शेयर की कीमत देखते हैं कि वो कल कितनी थी, आज कितनी है और क्या वो ऊपर जा रही है। हाँ, वे उस दिशा की ओर एक झुंड की तरह आकर्षित होते हैं, लेकिन वो ये मूलभूत प्रश्न कभी नहीं पूछते कि क्या उस व्यवसाय का वास्तविक मूल्य उस कीमत के बराबर है जो वे चुकाने जा रहे हैं। मतलब कीमत और मूल्य में बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल। किसी वस्तु का महंगा होना इस बात का प्रमाण बिल्कुल नहीं है कि वो मूल्यवान भी है। कहा भी गया है कि कीमत वो है जो आप चुकाते हैं और मूल्य वो है जो आपको प्राप्त होता है। रुकिए, यहाँ एक सामान्य निवेशक की ओर से मैं एक चुनौती प्रस्तुत करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। यदि किसी शेयर की कीमत लगातार बढ़ रही है और हर जगह उसकी सकारात्मक चर्चा हो रही है, तो क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो व्यवसाय वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है? एक आम निवेशक उस बढ़ती हुई कीमत पर विश्वास क्यों न करे? ये चुनौती अत्यंत स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पर सट्टेबाजी और निवेश का अंतर स्पष्ट होता है। कई बार शेयर की बढ़ती कीमत व्यवसाय के वर्तमान प्रदर्शन को नहीं, बल्कि भविष्य की अत्यधिक और अवास्तविक आशाओं को दर्शाती है। बिल्कुल। लोग किसी शेयर को केवल इसलिए ऊंचे दाम पर खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कल कोई और व्यक्ति उसे उससे भी ऊंचे दाम पर खरीद लेगा। अरे, तो ये तो एक प्रकार का जुआ हो गया। हाँ, इसे आर्थिक जगत में अधिक मूर्ख सिद्धांत कहा जाता है। अधिक
मूर्ख सिद्धांत। हाँ। मतलब मैं इसे खरीद रहा हूं क्योंकि कोई मुझसे भी अधिक मूर्ख आकर इसे और ऊंचे दाम पर खरीदेगा। सत्य कहा, लेकिन वास्तविक मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वो व्यवसाय अपने पूरे जीवन काल में कितना नकद लाभ उत्पन्न कर सकता है। जब वो अवास्तविक आशा टूटती है तो कीमत तेजी से गिरकर अपने वास्तविक मूल्य के स्तर पर आ जाती है। हाँ, इसलिए केवल कीमत के पीछे भागना एक बहुत बड़ा जोखिम है। ये तो वैसे ही हुआ कि कोई व्यक्ति किसी डिब्बे को केवल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि उस पर लगी मूल्य पर्ची हर दिन बदल रही है और महंगी हो रही है। बिल्कुल, बिना ये जाने कि उस डिब्बे के अंदर वास्तव में रखा क्या है। बिल्कुल। ये हमें विफलता के दूसरे बड़े कारण की ओर ले जाता है, स्पष्ट कार्यप्रणाली या प्रणाली का अभाव। लोग बिना किसी संरचना या नियमों के निवेश करते हैं। वे कभी किसी समाचार को सुनकर निवेश करते हैं तो कभी किसी मित्र के सुझाव पर। हाँ, और जब आपके पास कोई सुदृढ़ प्रणाली नहीं होती तो आप क्या कहते हैं उसे, निर्णय की थकान का शिकार हो जाते हैं। हाँ, डिसीजन फटीग। हाँ, एक स्पष्ट प्रणाली आपको ये बताती है कि किसी शेयर को कब खरीदना है, किन परिस्थितियों में उसे अपने पास रखना है। कार्यप्रणाली के निवेश करना ऐसा है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर किसी बहुत तेज रोलर कोस्टर की सवारी करना। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत सटीक है। हाँ, जहां हर मोड़ पर डर और उत्साह तो अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन आपका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि ये यात्रा कहाँ समाप्त होगी। आप केवल झटके सह रहे हैं। ये सादृश्यता स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर देती है। जब आंखों पर पट्टी होती है तो आप हर छोटे उतार चढ़ाव पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करते हैं, और एक कार्यप्रणाली उस पट्टी को हटा देती है और आपको आगे का मार्ग दिखाती है। सत्य है, इसके बिना निवेशक केवल बाजार की अनिश्चित लहरों पर एक दिशाहीन और कमजोर नौका की तरह बहता रहता है। और इसी दिशाहीनता से तीसरा कारण जन्म लेता है, अल्पकालिक सोच। हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां हर चीज तुरंत चाहिए, इंस्टेंट नूडल्स के युग में। हाँ, तो जब लोग बाजार में आते हैं तो वो रातों रात अपनी संपत्ति दोगुनी करना चाहते हैं। जबकि वित्तीय इतिहास का सत्य यह है कि वास्तविक संपत्ति के निर्माण में बहुत अधिक समय और असीम धैर्य लगता है। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि शेयर बाजार त्वरित धन कमाने की कोई जादुई मशीन नहीं है। बिल्कुल नहीं, संपत्ति निर्माण वास्तव में चक्रवृद्धि के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। हाँ, मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से रैखिक रूप से सोचता है, इसलिए वो चक्रवृद्धि की शक्ति को तुरंत समझ नहीं पाता। जब लोग अल्पकालिक लाभ की लालसा करते हैं तो वो अत्यधिक और अनुचित जोखिम लेते हैं और अंततः उनके मूल निवेश को भी नष्ट कर देते हैं। और फिर आता है चौथा और संभवतः सबसे विनाशकारी कारण, भावनात्मक अस्थिरता। हाँ, लालच और भय का दुष्चक्र। जब बाजार अपने उच्चतम स्तर पर होता है तब लालच पूरी तरह से हावी हो जाता है, और जब बाजार नीचे होता है तो भय पूरी तरह से नियंत्रण ले लेता है। ये दोनों भावनाएं तार्किक सोच की सबसे बड़ी शत्रु हैं। जब चारों ओर लालच होता है तो लोग उन कीमतों पर शेयर खरीदते हैं जिनका कोई आर्थिक या तार्किक आधार नहीं होता, केवल इस डर से कि कहीं वे पीछे न छूट जाएं, जिसे हम फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। बिल्कुल। और इसके विपरीत जब बाजार में गिरावट आती है तो भय इतना प्रबल हो जाता है कि लोग अत्यंत उत्कृष्ट और मूल्यवान व्यवसायों को भी कौड़ियों के भाव बेच देते हैं। हाँ, घबराहट में। तो भावनाओं और भ्रांतियों के इस जटिल मायाजाल से बचने का मार्ग क्या है? हमारे स्रोत के अनुसार सबसे पहला कदम बाजार को देखने के हमारे मौलिक दृष्टिकोण को बदलना है। और स्रोत में इसके लिए एक अत्यंत प्रभावशाली सिद्धांत पर चर्चा की गई है। हाँ, इसमें कहा गया है कि अल्पकाल में बाजार एक मतदान मशीन की तरह काम करता है, लेकिन दीर्घकाल में ये एक वजन मापने की मशीन बन जाता है। यह निवेश के क्षेत्र के सबसे गहन सिद्धांतों में से एक है। यदि हम इसे विस्तार से समझें तो अल्पकाल में बाजार भावनाओं, दैनिक समाचारों और लोगों की अस्थिर राय का दास होता है, मतदान मशीन की तरह। हाँ, यदि कोई कंपनी चर्चा में है तो लोग उसके पक्ष में मतदान करते हैं, जिससे उसकी कीमत तेजी से ऊपर जाती है। यहाँ कंपनी का वास्तविक प्रदर्शन मायने नहीं रखता, केवल उसकी लोकप्रियता मायने रखती है। यानी कम समय के लिए ये पूरी तरह से एक लोकप्रियता की प्रतियोगिता है। बिल्कुल, परंतु दीर्घकाल में बाजार का ये स्वरूप बदल जाता है। कैसे? समय के साथ भावनाएं ठंडी पड़ जाती हैं, समाचार पुराने हो जाते हैं और लोकप्रियता का भ्रम टूट जाता है। तब बाजार एक वजन मापने की मशीन की तरह कार्य करता है। अच्छा, तो वो मापता है कि उस व्यवसाय का वास्तविक वजन कितना है। हाँ, अर्थात
वह व्यवसाय कितनी आय उत्पन्न कर रहा है, उसका ऋण कितना है और उसका विस्तार कैसा है। अंततः केवल वही शेयर्स टिक पाते हैं जिनका व्यावसायिक वजन भारी होता है। यह स्पष्ट करता है कि शेयर बाजार वास्तव में वो स्थान है जहां धैर्यवान लोगों को पुरस्कार मिलता है और जल्दबाजी करने वालों को दंडित किया जाता है। लेकिन इस वास्तविकता की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए निवेशक को अपनी मानसिकता में क्या परिवर्तन लाना होगा? स्रोत का सुझाव है कि हमें व्यापारी नहीं बल्कि व्यवसाय के मालिक की तरह सोचना होगा। यह दृष्टिकोण का एक बहुत ही मौलिक परिवर्तन है। एक व्यापारी का पूरा ध्यान केवल कीमत पर होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर लाल और हरे रंग में चमकते हुए अंकों पर। हाँ, वह आज खरीदता है और कल बेचना चाहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति स्वयं को एक व्यवसाय के मालिक के रूप में देखने लगता है, तो वह यह समझता है कि वह केवल कागज का एक टुकड़ा या इलेक्ट्रॉनिक अंक नहीं खरीद रहा है, वह एक वास्तविक जीवंत कंपनी का एक अंश खरीद रहा है। लेकिन यहाँ मैं फिर से एक वास्तविकता की जांच करना चाहूंगी। बिल्कुल, पूछिए। यह कहना बहुत सरल है कि व्यवसाय के मालिक की तरह सोचें, लेकिन मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निवेश किया है और एक वैश्विक संकट के कारण बाजार अचानक 50% गिर जाता है, जो कि होता ही रहता है। हाँ, उस समय पोर्टफोलियो में भारी हानि दिख रही होती है। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में मालिक की तरह सोचना कितना व्यवहारिक है? क्या ये मानव स्वभाव के विरुद्ध नहीं है? ये एक बहुत ही सत्य और कठिन परिस्थिति है और यहीं पर ज्ञान और अनुशासन की वास्तविक परीक्षा होती है। यदि आप एक शहर में किसी प्रसिद्ध भोजनालय के मालिक हैं, हाँ, मान लीजिए मेरी एक बहुत अच्छी बेकरी है और अचानक कुछ दिनों के लिए भारी वर्षा के कारण ग्राहक कम हो जाते हैं, तो क्या आप घबराकर अपनी बेकरी को आधी कीमत पर बेच देंगी? बिल्कुल नहीं, मैं प्रतीक्षा करूंगी। क्यों? क्योंकि आप जानती हैं कि वर्षा रुकेगी और ग्राहक वापस आएंगे। एक निवेशक जो मालिक की तरह सोचता है, वो शेयर की गिरती कीमत को नहीं बल्कि कंपनी के मूल प्रदर्शन को देखता है। ही है, उसके उत्पाद बिक रहे हैं। तो बाजार की गिरावट उसके लिए घबराने का कारण नहीं है, बल्कि और अधिक हिस्सेदारी सस्ते में खरीदने का एक अवसर बन जाती है। ये दृष्टिकोण बहुत ही सशक्त है। तो व्यवसाय के मालिक की तरह सोचने की इस मानसिकता को हम एक ठोस और व्यवहारिक प्रणाली में कैसे ढाल सकते हैं? इसके लिए हमारे स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट रूपरेखा दी गई है। हाँ, किसी भी कंपनी में निवेश करने से पूर्व एक निवेशक को स्वयं से 3 अत्यंत महत्वपूर्ण और कठोर प्रश्न पूछने चाहिए। तो आइए इन प्रश्नों की जांच करते हैं। पहला प्रश्न, क्या ये एक अच्छा व्यवसाय है? अब किसी व्यवसाय को अच्छा क्या बनाता है? एक अच्छे व्यवसाय की पहचान उसके उत्पादों या सेवाओं की निरंतर मांग से होती है, लेकिन केवल मांग ही पर्याप्त नहीं है। एक अच्छे व्यवसाय के पास एक मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होना चाहिए। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उस कंपनी के पास कोई ऐसी विशेषता होनी चाहिए जो उसे अन्य कंपनियों से अलग और सुरक्षित बनाती हो। उदाहरण के लिए, क्या वो कंपनी अपने उत्पादों की कीमत बढ़ा सकती है बिना अपने ग्राहकों को खोए? अच्छा, यदि उत्तर हाँ है तो वो एक मजबूत व्यवसाय है। हाँ, यदि व्यवसाय स्वयं कमजोर है और हर दिन संघर्ष कर रहा है, तो उसमें किया गया निवेश कभी फलीभूत नहीं हो सकता। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, क्या प्रबंधन विश्वसनीय है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन एक सामान्य निवेशक जो कंपनी के बाहर बैठा है, वो प्रबंधन की विश्वसनीयता की जांच कैसे कर सकता है? ये जांचना निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन असंभव नहीं। प्रबंधन की विश्वसनीयता जांचने का सबसे प्रभावी मार्ग यह देखना है कि कंपनी अपनी पूंजी का उपयोग कैसे कर रही है। क्या प्रबंधन उस धन का उपयोग व्यवसाय को मजबूत करने में कर रहा है, या फिर वे अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अनावश्यक अन्य कंपनियों को खरीद रहे हैं? हाँ, ये देखना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या प्रबंधन ने पिछले वर्षों में जो वादे किए थे वो पूरे किए गए हैं। पूर्णता, यदि प्रबंधन में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी नहीं है, तो एक बहुत ही शानदार व्यवसाय भी अंततः उनके हाथों में नष्ट हो जाएगा। और अंतिम तीसरा प्रश्न, क्या कीमत उचित है? यहाँ स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा का उल्लेख है जिसे सुरक्षा की सीमा कहा जाता है। हाँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सुरक्षा की सीमा निवेश के विज्ञान का संभवतः सबसे महत्वपूर्ण नियम है। तो ये नियम क्या कहता है? मान लीजिए आपने एक बेहतरीन कंपनी ढूंढ ली है जिसका प्रबंधन भी उत्कृष्ट है,
लेकिन यदि आप उसके लिए अत्यधिक उच्च कीमत चुकाते हैं तो वो निवेश आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। क्यों? क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। बिल्कुल। एक निवेशक के पूर्वानुमान कभी भी 100% सटीक नहीं हो सकते। सुरक्षा की सीमा का अर्थ है कंपनी के वास्तविक मूल्य से काफी कम कीमत पर उसे खरीदना। ये मुझे एक पुल के निर्माण की याद दिलाता है। वो कैसे? मान लीजिए कि इंजीनियरों को एक ऐसा पुल बनाना है जिससे 10,000 किलोग्राम का भार गुजरना है। वे कभी भी उस पुल को केवल 10,000 किलोग्राम सहने की क्षमता का नहीं बनाते। हाँ, वे उसे 30,000 किलोग्राम सहने की क्षमता का बनाते हैं। बिल्कुल। वो जो अतिरिक्त 20,000 किलोग्राम की क्षमता है, वही सुरक्षा की सीमा है, जो किसी भी अज्ञात दबाव या अप्रत्याशित परिस्थिति में पुल को टूटने से बचाती है। बहुत सुंदर उदाहरण। निवेश में भी कम कीमत चुकाना उस अज्ञात जोखिम के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। तो स्रोत का भी यही निष्कर्ष है कि यदि किसी निवेश में ये 3 प्रश्न, व्यवसाय की गुणवत्ता, प्रबंधन की सत्यनिष्ठा और सुरक्षा की सीमा, सकारात्मक उत्तर नहीं देते हैं, तो वह निवेश नहीं है। तो वह क्या है? वह विशुद्ध रूप से सट्टेबाजी है, जुआ है। और दुख की बात यह है कि बाजार में उपस्थित अधिकांश लोग निवेश और सट्टेबाजी के बीच की इस महीन रेखा को देख ही नहीं पाते। तो हमारी इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमने जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी है वो ये है कि शेयर बाजार में संपत्ति का निर्माण केवल बुद्धिमत्ता, उन्नत गणित या चतुर व्यापारिक रणनीतियों से नहीं होता। बिल्कुल नहीं, ये अनुशासन से होता है। राज के भ्रामकात्म विश्वास से लेकर मूल्य और कीमत के अंतर को समझते तक और उन 3 कठोर प्रश्नों की चेकलिस्ट तक, हर बिंदु हमें यही सिखाता है कि सफलता और विफलता का असली खेल बाजार में नहीं बल्कि हमारे अपने मस्तिष्क के भीतर खेला जा रहा है। सत्य कहा। और जो लोग इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं वे बाजार के शोर शराबे में भ्रमित नहीं होते। जो लोग लालच और भय जैसी आदिम भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और जो एक अनुशासित, तर्कसंगत और व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाते हैं, वे उस 90% की विफलता वाले आंकड़े से बाहर निकल आते हैं। और वही वे गिने चुने लोग होते हैं जो पीढ़ियों तक चलने वाली वास्तविक संपत्ति का सृजन करते हैं। पूर्णता सत्य। अब है तो क्या शेयर बाजार में किसी भी कंपनी का कोई भी शेयर खरीदने से पूर्व सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण निवेश हमें अपनी ही भावनाओं को नियंत्रित करने की कला सीखने में नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि अंततः जो व्यक्ति स्वयं के मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह अपने धन पर कभी नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाएगा। बहुत ही गहरा विचार है ये। इसी विचार के साथ हमारी आज की यह गहन चर्चा समाप्त होती है। याद रखिए, बाजार की शुरुआती चमकती हुई सफलता अक्सर एक मृग तृष्णा होती है। वास्तविक संपत्ति का सरोवर खोजने के लिए ज्ञान, प्रणाली और असीम धैर्य की आवश्यकता होती है। सुनने के लिए धन्यवाद।